हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और साइंस को NCERT से भी पढ़ा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस वाली वीडियो है। इसके पहले 14 वीडियो आ चुके हैं, ये 15वां वीडियो है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए माफ कीजिएगा। थोड़ी समस्या थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है ऊष्मीमान की SI इकाई है। पहला विकल्प है जूल प्रति किलोग्राम, दूसरा है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, तीसरा है किलो जूल प्रति किलोग्राम और चौथा है कैलोरी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो ऊष्मीमान की SI इकाई होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ऊष्मीमान क्या कहलाता है, ये भी तो आपको जानना आवश्यक है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूर्ण दहन करने से प्राप्त ऊष्मा या ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसका ऊष्मीमान कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आहारी रेशे हैं। दूसरा प्रश्न छूट गया है। दूसरा प्रश्न है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है ये पूछा गया है। पहला है पाश्चुरीकरण, दूसरा है जीवाणुनाशन, तीसरा है समांगीकरण और चौथा है किण्वन। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे किण्वन के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आहारी रेशे। पहला विकल्प है कोलेजन रेशों से बनते हैं, दूसरा है प्रोटीनों से बनते हैं, तीसरा है रुक्षांश भी कहलाते हैं और चौथा है सेलुलोज और प्रोटीनों से बनते हैं। तो आहारी रेशे क्या होते हैं? ये रुक्षांश भी कहलाते हैं। आप लोगों को मैंने NCERT में रुक्षांश के बारे में बताया था। तो ये क्या होते हैं? आहार में उपस्थित रेशे या तत्व होते हैं। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक योगदान देते हैं और इन्हें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आहारी रेशों का कार्य है कि जो शरीर में बिना पचा हुआ भोजन है उसको भी बाहर निकालें। ये इनका कार्य होता है। इनके उदाहरण क्या हैं? जैसे ताजे फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद है, ये सभी आहारी रेशे कहे जाते हैं। तो इन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। जैसे गाजर है, चुकंदर है, इन्हें कच्चा खाते हैं तो ये क्या करते हैं? शरीर में जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको भी बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब। पहला विकल्प है तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, दूसरा है तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, तीसरा है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं और चौथा है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि का जो तारत्व है वह अधिक होगा, तथा कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का जो तारत्व है वह भी कम होगा। अगर यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है और उसकी जो उत्पादित ध्वनि है उसका तारत्व और प्रबलता दोनों घट जाते हैं।
तो इसमें क्या लिखा है कि वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घट रही है और उसका आयाम बढ़ रहा है, तो जो ध्वनि का तारत्व और प्रबलता है दोनों ही घट जाएंगे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? पहला है एक्रिलिक, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है नायलॉन और चौथा है रेयॉन। तो मानव निर्मित रेशों में कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो वह है रेयॉन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो ये रेयॉन होता है यह पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर होता है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है और रेयॉन जो है प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो ये मानव निर्मित रेशों में आता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, कौन सी गैस है वह, ये बताना है। पहला विकल्प लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है वह सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये खतरनाक गैस होती है और इसकी यदि अधिक मात्रा शरीर के अंदर पहुंच जाए तो दम घुटने लगता है और बहुत ही अधिक यदि मात्रा पहुंच जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यही तो लिखा हुआ है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ कहलाता है। दूसरा है भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। तीसरा है रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है और चौथा है भूकंपनी तरंगें केंद्र से उत्पन्न होती हैं। जो भूकंप लेखी होता है वह भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है और उसके पश्चात भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। इसमें बी गलत लिखा हुआ है और सही नहीं है पूछा गया है, यानी गलत पूछा गया है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। पहला विकल्प है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है हेपेटाइटिस ए, तीसरा है डेंगू बुखार और चौथा है हैजा। तो इसमें पूछा गया है प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी है? तो प्रतिजैविक जो है हैजा के उपचार में प्रभावी है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हैजा जो है एक संक्रामक रोग है। यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है, किसका प्रकार है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है रेयॉन यानी कृत्रिम रेशा, दूसरा है पॉलीएमाइड, तीसरा है पॉलिस्टर और चौथा है एक्रिलिक। तो जो पैट होता है वह पॉलिस्टर का सुपरिचित प्रकार है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके फिल करना है पर निर्भर करती है। पहला विकल्प है पदार्थ की मोटाई, दूसरा है पदार्थ लंबाई और मोटाई, तीसरा है पदार्थ और लंबाई और चौथा है लंबाई और मोटाई। पहला पदार्थ और मोटाई है, सॉरी मैंने पदार्थ की मोटाई बोल दिया था। पहला पदार्थ और मोटाई। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है बी विकल्प।
जब किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो उत्पादित ऊष्मा की मात्रा है पदार्थ लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है, तीनों पर ही निर्भर करती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए फिल करना है खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है आयोडीन एवं फ्लोरीन, दूसरा है लौह एवं आयोडीन, तीसरा है लौह एवं कैल्शियम और चौथा है सोडियम एवं पोटेशियम। तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए पूछा गया है तो आवश्यकता होती है लौह एवं कैल्शियम यानी आयरन और कैल्शियम की। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव का कारण हैं। पहला विकल्प है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव, तो आप लोगों को हिंदी शायद समझ में ना आई हो, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प लिखा हुआ है वही इस प्रश्न का उत्तर है, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन के कारण दिखाई देता है। पहला विकल्प है विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, दूसरा है चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, तीसरा है चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों यानी गंदगी और चौथा है अविलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की ही उपस्थिति। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसका दूधियापन किसके कारण दिखाई देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, यानी विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? पहला विकल्प है फलीदार पादपों की जड़ें, परजीवी, विलयशील, नाइट्रोजन यौगिक, दूसरा है फलीदार पादप, सहजीवी तने की ग्रंथि, तीसरा है जड़ों की ग्रंथियां, घटपड़ी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा और चौथा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप। तो राइजोबियम जो है एक प्रकार का जीवाणु है जो सामान्यतः जड़ों की ग्रंथियों, घटपड़ी तथा नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया कि सी विकल्प इसमें सही है। और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है एनसीईआरटी में राइजोबियम के बारे में। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है, जड़ों में ग्रंथियां जैसी बन जाती हैं और उनमें ये पाया जाता है।